बस अड्डे पर एक बुजुर्ग आदमी पेन बेच रहा था। देखने में वह बहुत कमज़ोर लग रहे थे। धूप इतनी ज़्यादा थी, किसी का बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। इतनी तेज़ धूप में 75 वर्षीय राजा राम जी आते जाते लोगों के आगे बढ़कर पेन खरीदने का इशारा करते हुए बोल रहे थे, बेटा यह पेन ले लो, कोई तो ले लो। बेटा सुबह से भूखे पेट हूँ, खाने के लिए तड़प रहा हूँ। अगर अभी नहीं बिके तो आज फिर से भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन लोग उन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे थे। सही कहते हैं लोग कि बदकिस्मती कहीं पीछा नहीं छोड़ती। यह राजा राम जी के साथ हो रहा था। एक एक पैसे की आमदनी के लिए दिन भर मेहनत करते और शाम के बाद जाकर मंदिर के बाहर बेंच पर सो जाते थे। कभी कभी इस बेंच पर जगह नहीं मिलती तो सड़क के फुटपाथ पर सोना पड़ता था। राजा राम जी पढ़े लिखे थे, लेकिन बुढ़ापे में क्या काम करते। बूढ़ी हड्डियों में इतनी मेहनत करने की जान ही नहीं थी। किसी समय फर्राटेदार इंग्लिश में बात करने वाले, 4 फैक्ट्री के मालिक और गाड़ियों में घूमने वाले राजा राम जी आज दर दर भटक रहे थे। यह उनके भरोसे का नतीजा था, जो कि वह अपनी ही औलाद पर कर बैठे थे। कहीं से पेन लेकर उसे बेचते, लेकिन ज़्यादा कमाई नहीं होती तो जीवन यापन बड़ी मुश्किल से हो रहा था। उनके कपड़े देखकर लगता वह भिखारी लगते थे। पुराने दिन याद करके उनकी आंखें भीग जाती थी, लेकिन अब तो दिल की सुनने वाला कोई पास ही नहीं था। एक बार मंदिर में एक महिला खाना बांटने आई और उसने राजा राम जी को भी खाना दिया। राजा राम जी एक तरफ गुमसुम आंखें बंद किए बैठे हुए थे और उस महिला के आवाज़ देने पर भी कुछ बोले नहीं और ना ही आंखें खोली। तब उसने अपने पति से कहा, आई थिंक ही इज़ डेड। यह शब्द तेजी से राजा राम जी के कानों में पहुंच गया तो वह एकटक आंखें खोलकर उसको देखने लगे। उन्होंने उस महिला से झट से कहा, आई एम नॉट डेड मैडम, आई एम एलोन एंड आई एम रिफ्यूज माई चिल्ड्रेन। उनके मुंह से इतनी अंग्रेजी सुनकर वह महिला दंग रह गई और उसने तुरंत अपने पति की तरफ देखा। उसके पति ने कहा, जरूरी नहीं कोमल की हर भिखारी अनपढ़ हो। यह बेचारे हालत के मारे हैं जो आज यहाँ हैं। उस महिला कोमल ने राजा राम जी से कहा, अंकल जी आप इतने पढ़े लिखे हैं तो फिर यहाँ क्यों? राजा राम जी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, खाना बदोश पर कौन भरोसा करेगा या नौकरी देगा। बेटा बेइज्जती के सिवा कुछ मिलता नहीं है। कभी मेरा भी अच्छा वक्त था, लेकिन आज 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस गया हूँ। अगर कोई पेन खरीद लेता है तो रोटी मिल जाती है, वरना भूखे पेट सोना पड़ता है। और जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तो घड़े में से पानी निकाल कर अपना पेट भर लेता हूँ। इतना कहकर वह अपने मैले कुचैले कुर्ते से आंसू पोंछ रहे थे। उसके बातों को सुनकर वह महिला हैरानी से उन्हें देख रही थी। उसे उन पर तरस आ रहा था और उनके लिए कुछ करना चाहती थी। कुछ सोचकर उसने कहा, क्या आप मेरे बेटे को ट्यूशन देंगे? उसको इंग्लिश पढ़ा दीजिए। राजा राम जी चौंक कर उसको देखने लगे। आज तक उसने किसी ने ऐसी बात की ही नहीं थी, तो आज भला कैसे विश्वास होता। कोमल ने दोबारा कहा, अंकल जी जीवन में शुरुआत करने का कोई सही समय नहीं होता है। जब जागो तभी सवेरा हो सकता है कि इसमें आपका कुछ अच्छा छिपा हो। राजा राम जी ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि मुझ भिखारी जैसे आदमी से तुम अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हो। मेरे पास तो कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ यह सब करूँगा। तभी कोमल ने फिर से कहा, अंकल जी आपके कपड़े नहीं, मैंने आपकी प्रतिभा देखी है और आप ऐसा कर लेंगे। मैं कुछ मदद कर दूंगी, आपकी सब हो जाएगा। आप चिंता ना करें, बस हाँ कर दीजिए।
राजा राम जी की आंखों में आंसू भर आए। बेटी, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। मेरे लिए तो तुम फरिश्ते के जैसी हो। अपने फटे कुर्ते से अपने आंसू पोंछते हुए राजा राम जी उसका धन्यवाद करते जा रहे थे। कोमल 1-2 दिन में आने को कहकर वापस चली गई। रास्ते में उसके पति रोहन ने कहा, कोमल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे इनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव जरूर आएगा और दुआएं लेना अच्छी बात है। कोमल सुनकर बदले में मुस्कुरा दी थी। 2 दिन हो चुके थे और कोमल दोबारा नहीं आई थी। राजा राम जी उसकी राह देखते थे, लेकिन उसके न आने से उनकी मायूसी बढ़ गई थी। 2 दिन के बाद 3 दिन भी बीत गए तो राजा राम जी की आस टूट गई। लेकिन चौथे दिन सुबह सुबह कोमल अपने पति रोहन के साथ वहां आई। जब वह बेंच पर लेटे थे तो कोमल ने आकर उन्हें सोते से जगाया। कोमल को सामने देखकर राजा राम जी की आंखों में आंसू आ गए। कोमल समझ गई और बोली, अंकल जी, आपने क्या सोचा कि मैं नहीं आऊँगी? यह सुनकर वह मुस्कुरा दिए। इसके बाद कोमल उन्हें उनके सामान के साथ लेकर चली गई। राजा राम जी ने पूछा, बेटा कहाँ ले जा रही हो? कोमल ने मुस्कुरा कर कहा कि देखते रहिए अंकल जी, आपको वहाँ जाकर खुशी ही होगी। रोहन ने जाकर जहाँ कार रुकी वहाँ राजा राम जी ने देखा तो चौंक गए, क्योंकि यह एक वृद्धाश्रम था। कोमल रोहन के साथ उन्हें लेकर अंदर चली गई। वहां जाकर सारे पेपर्स पर साइन करने के बाद उन्हें कमरा दिखा दिया, जिसमें 1-2 लोग और भी रहते थे। दरअसल यह एक वृद्ध आश्रम था जिसमें कोमल राजा राम जी को ले आई थी। यहाँ लाने का आइडिया उसे रोहन ने दिया था। रोहन और उसके कुछ दोस्त मिलकर इस वृद्धाश्रम को चलाते थे और ऐसे ही सताए हुए माँ बाप की सेवा किया करते थे। राजा राम जी इतना सब देखकर कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। वहाँ जाते ही उन्हें नहलाया गया और पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े भी दिए गए। कितने साल बाद जाकर अब उन्हें बिस्तर नसीब हुआ था। जब सबके साथ दोपहर में उन्होंने खाना खाया तो उन्हें लगा जैसे कि आज आत्मा तृप्त हुई हो और पेट भर गया हो। रोज तो मंदिर के बाहर किसी के देने पर या प्रसाद से पेट भरते थे। कोमल से उन्होंने कहा, बेटा किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद कहूँ? तुम दोनों तो मेरे लिए भगवान हो। मेरे अपने बच्चे तो मुझे घर से निकालकर सुखी हो गए और मुझे दर दर भटकने को मजबूर कर दिया, लेकिन तुमने मुझे बच्चों का सुख दे दिया। इतना सोचा आपने मेरे लिए किस मुंह से आभार कहूँ? राजा राम जी का रोना देखकर कोमल और रोहन उन्हें शांत कराने लगे और कहा, अंकल जी अब चिंता मत कीजिए, अब सब अच्छा होगा। इतना कहकर वहाँ से कोमल और रोहन जा चुके थे। आज राजा राम जी मन ही मन बार बार ईश्वर और कोमल का शुक्रिया अदा कर रहे थे। उन्होंने राजा राम जी को यहाँ लाकर बहुत ही नेक काम किया था। राजा राम जी रोज सुबह पेन बेचने भी निकल जाते थे और शाम को वृद्धाश्रम वापस आ जाते थे। कोमल आश्रम से परमिशन लेकर रोज उन्हें अपने यहाँ बुलाने लगी, जिससे वह कुछ देर उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ा सके। अब राजा राम जी रोज 2 घंटे के लिए कोमल के घर जाने लगे। उसका बेटा राजा राम जी के साथ अच्छे से घुल मिल गया और वह भी उसे मन लगाकर पढ़ाने लगे। इस तरह आस पड़ोस के भी कुछ बच्चों को पढ़ाने का भी ऑफर उन्हें मिल गया, जिससे इनकम बढ़ने लगी थी। राजा राम जी अब अच्छी खासी इनकम करने लगे थे, पर वृद्धा आश्रम से रोज आने जाने में उन्हें परेशानी होती थी। तो कुछ सोचकर कोमल ने एक सुझाव दिया।
अंकल जी, क्यों ना आप एक कमरा किराए पर लेकर वहाँ ट्यूशन पढ़ा लें। यह सुझाव राजा राम जी को पसंद आया, मगर कमरा मिलना भी तो चाहिए। इसकी जिम्मेदारी कोमल ने ले ली और घर के पास ढूंढने लगी, और पास में ही उन्हें कमरा भी मिल गया। अब राजा राम जी वृद्धाश्रम से आकर वहाँ ट्यूशन पढ़ाने लगे। कोमल ने एक काफ़ी बड़ा उनके नाम का बोर्ड बनवा दिया, जिसका नाम था RR ट्यूशन क्लासेस। राजा राम जी से बच्चे जल्दी इम्प्रेस हो जाते थे और उनके पढ़ाने का तरीका उन्हें जल्दी समझ में आ जाता था। इस तरह राजा राम जी के दिन बदल गए। अब वह एक अच्छे ट्यूशन टीचर बन चुके थे, जिनका अपने आसपास नाम भी हो गया था। क्लास 10 तक के बच्चे उनके पास आने लगे तो उन्होंने आश्रम छोड़ दिया और किराए के घर में अकेले रहने लगे। इतना खर्च अब वह स्वयं अपने लिए कर सकते थे। कभी कभी आश्रम जाकर अपने साथियों से मिल आते और उनके लिए वहाँ कुछ पैसे भी दे आते। अब उनका वक्त बदल चुका था और इसका पूरा क्रेडिट कोमल को देते हैं। अब बच्चे खूब आते थे और राजा राम जी को भी पढ़ाने में आनंद आता था। इंग्लिश की क्लासेस के लिए तो उनका नाम हो गया था। एक बार उनके फ़ोन की घंटी बजी, पर जब फ़ोन उठाते ही उन्होंने हेलो कहा तो उधर से कोमल की आवाज़ आई, हेलो अंकल जी, आज संडे है और मैंने पकौड़े बनाए हैं आपके लिए, कुछ लेकर आ रही हूँ। कोमल वहाँ कुछ ही देर में पहुँच चुकी थी और एक बैच ख़त्म होने के बाद राजा राम जी ने कोमल का लाया खाना खाया और उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, बेटा तुम कितने मन से लाई हो और तुमने यह बहुत अच्छा बनाया है। कितने सालों बाद ऐसा खा रहा हूँ जो मेरी पत्नी ही बनाया करती थी। इतना तो अपने भी नहीं करते, तुम कितना करती हो बेटा। तभी कोमल ने कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, जब दिल करे बता दिया कीजिए, मैं बना दूंगी। इसके बाद कोमल चली गई, लेकिन कोमल के व्यवहार ने उनके दिल में जगह बना ली थी। उन्हें अपने दिन याद आने लगे और वह आंखें बंद किए यादों में खो गए। वह उस वक्त में पहुंच गए जब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ था। स्वर्गवास हुए 3 दिन हुए थे। उनके बेटे बहू जब आपस में बात कर रहे थे तो अचानक से उनके कानों में उनकी बातें पड़ गईं, जिन्हें उन्होंने थोड़ा रुक कर सुन लिया था। सोनिया सागर से कह रही थी, सागर, पापा का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो दिन भर बाहर रहोगे, पापा के काम कौन करेगा? मेरी भी लाइफ है, मुझे भी तो कहीं जाना होता है। सागर ने यह सुनकर कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुछ तो आइडिया निकालना पड़ेगा। सोनिया ने तपाक से कहा, जल्दी आइडिया निकालो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। सागर ने उसे मनाते हुए कहा, ओके बाबा, फिक्र मत करो, मैं सोचता हूँ कुछ। यह आपस की बात सुनकर राजा राम जी को इतना तो समझ आ गया था कि अब उनके साथ कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने वक्त पर छोड़ दिया था, क्योंकि अपने बेटे पर भरोसा था। धीरे धीरे करके 13 दिन तक सारे मेहमान जा चुके थे। अब घर में दिन भर सोनिया और राजा राम जी रहते थे। सागर शाम तक ऑफिस में ही रहता था, पर जब वापस आता तो सोनिया उल्टी सीधी बातें किया करती। सोनिया राजा राम जी से कभी ठीक से बात नहीं करती थी और जवाब देना उसकी आदत हो गई थी। झगड़े के डर से राजा राम जी ने कई काम खुद से करने शुरू कर दिए थे। कभी सब्जी लाकर दे देते तो कभी बर्तन धोकर रख देते, यहाँ तक कि अपने कमरे की साफ सफाई खुद ही करते थे। लेकिन इतना करने के बाद भी सोनिया उनकी बुराई करते थकती नहीं थी। सोनिया ने एक दिन कहा, सागर, आज पड़ोस की औरतें पापा के बारे में कुछ
कह रही थी? सागर ने पूछा। तो सोनिया ने कहा, वही लोग बता रही थी कि पापा जी पार्क जाकर औरतों को घूर कर देखते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। कभी उनके कपड़ों पर निगाह डालते हैं तो कभी चेहरे पर। मम्मी के जाने के बाद पापा अजीब हो गए हैं। मुझे तो सुनकर बहुत शर्म आई। यह सुनकर सागर का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और राजा राम जी के कमरे में जा पहुंचा और उन्हें मारना शुरू कर दिया। राजा राम जी बेचारे दर्द से तिलमिला रहे थे और सोनिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। मारते मारते उसने कहा, कल से आप पार्क नहीं जाएंगे। हमारी बेइज्जती बहुत हो गई, अब नहीं होनी चाहिए। राजा राम जी उसका कहना समझ ही नहीं पाए और बार बार पूछते रहे, लेकिन सागर ने उन्हें सुबह पार्क जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन ऐसा करना सोनिया को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे अपने ससुर को 2 घंटे घर के बाहर भेजना ही था और इसलिए उसने सागर के जाने के बाद फिर से उनको टहलने पार्क भेज दिया। उसने कहा कि सागर को नहीं बताएगी। एक दिन सागर जल्दी घर आ गया और पड़ोस के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सागर को रोककर कहा, अरे सागर बेटा, राजा राम जी से कहना कल से जल्दी आया करे। आज पार्क में काफ़ी देर से आए थे। यह सुनकर सागर घर में आग बबूला होता हुआ पहुंचा और जाकर अपने पापा पर भड़क गया। इससे पहले कि राजा राम जी सोनिया का नाम लेते, सोनिया ने उनसे पहले ही आकर कहा, सागर, मैंने कितना मना किया था लेकिन पापा माने ही नहीं। न जाने किसको देखने जाते हैं, इतना भी क्या ज़रूरी है। सागर की नाराज़गी और बहू सोनिया का झूठ राजा राम जी देखते ही रह गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और उन्होंने चुप रह जाना ही बेहतर समझा। इस तरह से सोनिया की हिम्मत बढ़ गई। वह आए दिन ऐसे झूठ बोलकर सागर को उनके सामने लड़ने के लिए खड़ा कर देती। राजा राम जी मन ही मन रोया करते और अपनी हालत पर भगवान को कोसा करते। लेकिन अब क्या होने वाला था? एक दिन तो हद हो गई जब सोनिया ने अपने ससुर से बात करते हुए शब्दों की मर्यादा तोड़ दी और उनसे कहा, देख बुढ़े, अगर यहाँ रहना है तो चुपचाप रहना पड़ेगा, तभी 2 रोटी मिलेगी, वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं। बहू से इस तरह के शब्द सुनना उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उनकी सभ्यता यह नहीं थी कि वह अपनी बहू से वैसे ही शब्दों में बात करते, इसलिए चुप ही रहते। लेकिन अपनी बद से बदतर होती हालत पर भगवान से अपने पास बुलाने की प्रार्थना किया करते। इस पर भी सोनिया कहती, भगवान इतनी जल्दी थोड़ी बुलाएंगे तुझे बुढ़े, अभी तो हमारी छाती पर तुझे और मूंग दलना है। राजा राम जी मन में कहते हैं, हे भगवान, ऐसा सुनने से पहले मुझे बुला क्यों नहीं लेते। अब मैं अपनी मौत ही मांगता हूँ, दुआ भी खुलकर नहीं मांगता। एक बार खाने में नमक कम था तो राजा राम जी उठकर किचन में नमक लेने चले गए और नमक का डिब्बा ढूंढने लगे, जिससे ऊपर से एक डिब्बा गिर पड़ा और उसमें रखे लड्डू जमीन पर गिर पड़े। आवाज़ सुनकर सोनिया भाग कर आई तो देखते ही उसने आंखें निकाल कर कहा, यह लड्डू चुराए जा रहे हैं। सागर को दिखाऊंगी कि तुम्हारे बाप कैसे चोरी करता है, पकवान कैसे मुंह लगे हैं इसके। राजा राम जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो नमक लेने आया था, सब्जी में ज़रा कम लगा तो लेने चला आया। राजा राम जी की बात सुनकर और भी भड़क जाती है और उसने कहा, अच्छा तो बुढ़े को मेरे खाने में नमक भी कम लगने लगा है। इसके नखरे तो देखो, कुछ कम नहीं है बल्कि मिठाई के लिए झूठ बोल रहा है। काम न काज का, दुश्मन अनाज का। राजा राम जी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, चाहो तो जाकर देख लो कमरे में। लेकिन सोनिया अब सुनने वाली नहीं थी और उसने गुस्से में कमरे में जाकर उनका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। तो
राजा राम जी उसकी यह हरकत देखते ही रह गए और दुखी मन से जाकर बैठ गए। सोनिया को हरकत ऐसे होते हुए भी वह किसी से कह नहीं सकते थे, बल्कि उनके पास तो कोई सुनने वाला भी नहीं था। आज उनका दिल रो रहा था, लेकिन वह जानते थे कि सोनिया अभी भी यहीं नहीं रुकेगी। शाम को सागर के आते ही उसके भी कान भरेगी और फिर वह भी बाप पर ही आग बबूला होगा। जब सागर शाम को घर आया तो ऐसा ही हुआ। सोनिया ने राजा राम जी के बारे में कहना शुरू कर दिया। सागर, तुम्हारे पापा चोरी करते हैं, यह तो आज मैंने देख लिया। मैं समय पर पहुंच गई तो पता चल गया। उस पर उन्होंने भी झूठ ही बोला। मिठाई खाने के लिए कितने बहाने बनाए। सागर चुपचाप बैठा रहा और राजा राम जी चुपके से दरवाजे की आड़ से उसकी बातें सुनते रहे। सागर को कुछ न बोलता देखकर राजा राम जी को राहत हुई। उन्हें लगा कि आज सागर ने सोनिया की बात पर भरोसा नहीं किया। यह देखकर उन्हें आज बहुत अच्छा लगा। अगले दिन रविवार के कारण सागर घर पर ही था। उन्होंने सुबह उठते ही राजा राम जी से कहा कि पापा कहीं जाना है, थोड़ा घूम कर आते हैं, आप तैयार हो जाओ। राजा राम जी खुशी खुशी नहा धोकर तैयार हो गए। आज उन्हें सागर बहुत अच्छा लग रहा था। 10 बजे तक तीनों लोग घर से निकल गए। आज सागर ने कार में उन्हें अपने साथ आगे बैठने को कहा, जिस पर उन्होंने सोनिया की तरफ देखकर मना भी किया और कहा, बेटा बहू को बैठाओ, मैं पीछे ठीक हूँ। लेकिन सागर माना नहीं और उन्हें आगे की सीट पर बैठना पड़ा। सागर का यह बदला स्वभाव उन्हें बहुत खुशी दे रहा था और आज वह खुशी से कोई पुराना गीत भी गुनगुना रहे थे। 2 घंटे तक कार चलाने के बाद सागर उन्हें एक मंदिर पर ले गया, जहां काफ़ी भीड़ थी। लाइन में लगने पर राजा राम जी आगे थे और वह लोग पीछे थे। दर्शन करने के बाद जब राजा राम जी ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों में से कोई नहीं था। काफ़ी भीड़ होने के कारण वह 1 घंटे तक आने जाने वालों में उनको ढूंढते रहे, लेकिन सागर और सोनिया वहाँ नहीं थे। धीरे धीरे शाम हो गई और दिन बीतने लगा। मंदिर में भीड़ काफ़ी कम थी और अब तक वह समझ चुके थे कि उनके साथ क्या हुआ है। इससे पहले वह खुद को भीड़ में बिछड़ा हुआ ही मान रहे थे। 2 से 3 दिन बीत गए, फिर 1 महीना बीत गया, मगर सागर देखने तक नहीं आया। यह मंदिर उनके शहर से दूर एक गांव में था। घर वापस कैसे जाना है इसका भी पता नहीं था और ना ही जाने के लिए पैसे थे। मंदिर के बाहर बैठे रहे और कोई कुछ खाने को देता तो उससे ही गुजारा कर लेते। एक बार किसी ने घर जाने के लिए भी कहा तो उन्होंने मना करते हुए कहा, जिन्होंने आज तक मुड़कर नहीं देखा वह मुझे घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। घर लौटकर अपनी औलाद के हाथों और बेइज्जत नहीं होना चाहता। किसी ने पेन बेचने को कहा तो पेट भरने के लिए वही काम करने लगे और अब तक अपने घर वालों का अत्याचार भुलाने नहीं भूल पा रहा था। जब राजा राम जी के फ़ोन की बेल बजी तो वह जैसे ही नींद से जागे और फ़ोन की तरफ देखने लगे। ना जाने किसका फ़ोन था, लेकिन कई बार बजा तो उठा लिया। किसी ने उन्हें अपने यहाँ मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया था, जो कि एक वृद्ध आश्रम था। इस व्यक्ति ने फ़ोन पर कहा, सर आप समाज के लिए प्रेरणा हैं और ज़िंदगी कहीं भी शुरू की जा सकती है। अगर हमारे यहाँ आकर कुछ बोलेंगे तो बुजुर्गों में नया जोश भर जाएगा। राजा राम जी ने कहा कि मैं एक साधारण सा इंसान हूँ और यह सब कोमल और रोहन की मदद का नतीजा है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और उसने राजा राम जी को मना लिया। 2 दिन बाद उन्हें इस पते पर जाना था। इसके लिए उन्होंने कोमल और रोहन को भी साथ जाने के लिए कह दिया। 2 दिन बाद तीनों लोग एक साथ वहां समय पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले पहुंच चुके थे। काफ़ी लोग वहां आए हुए थे और कुछ लोगों को दूसरी जगह से भी मेहमानों के तौर पर बुलाया गया था।
सबसे आगे बैठे राजा राम जी खुश थे और रोहन को भी उन पर गर्व हो रहा था, क्योंकि यह सब उन लोगों की वजह से ही हो रहा था। उन लोगों ने ही राजा राम जी को नई जिंदगी दी थी। सबसे पहले उन्होंने स्टेज पर सम्मानित करने के लिए बुलाया, जिसके लिए बैठे लोगों में से एक व्यक्ति को गुलदस्ता देने के लिए बुलाया गया। उसे आते देख राजा राम जी का चेहरा तन गया। सामने से आने वाला व्यक्ति उनका बेटा सागर था और सामने दर्शकों में बैठी उसकी पत्नी सोनिया भी उन्हें इसी समय नजर आ गई। सागर उन्हें इस तरह से सामने देखकर चौंक गया, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। बुझे चेहरे से वह राजा राम जी को गुलदस्ता देकर वापस जाकर सोनिया के साथ बैठ गया। अब राजा राम जी खुद पर गर्व करते हुए मन को काबू किए खड़े थे और इन दोनों को कानाफूसी करते देखते रहे। जब उनसे बोलने को कहा गया तो उन्होंने बोलना शुरू किया और कहा, मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जिसे उनके ही अपने बच्चे सड़क पर छोड़ जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। आप लोग भी ऐसे होंगे या कोई यहाँ तक छोड़ गया होगा, लेकिन अपनी औलाद से अलग इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो मुझ जैसे इंसान को यहाँ तक ले आते हैं। उम्र के उस पड़ाव पर यह सब मुश्किल था। अगर मेरा साथ उस दिन मंदिर के बाहर खाना बांटने आई कोमल ने नहीं दिया होता तो मेरा विश्वास है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। यह कहकर उन्होंने कोमल और रोहन को स्टेज पर बुला लिया, जिससे सब लोगों ने उन्हें देखकर तालियां बजाई। सागर यह सब देखकर पानी पानी हो रहा था। बोलते हुए बार बार राजा राम जी की नज़र उस पर जा रही थी, मगर वह नज़र चुरा लेता था। नज़र मिलाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। राजा राम जी ने आगे कहा, अपनी संतान को तो माफ़ कर चुका हूँ और यह भी सच है कि उनको दिल से भुला भी चुका हूँ। जिंदगी शुरू करने के लिए सोचिए मत, बस शुरू हो जाइए, हंसिए और खिलखिलाइए और ऐसी औलाद को तो बिल्कुल भूल जाइए। कुर्सी पर बैठा सागर आज ऐसे शब्द सुन नहीं पा रहा था। जब अपनी बारी आती है तो इंसान दूर भागता है। जब उसके अपने पिता राजा राम जी बेटा बेटा करते थकते नहीं थे, तब उस पिता की कदर नहीं थी और आज उनको इस जगह देखकर हैरान रह गया था। आज सामने खड़े राजा राम जी से नज़र नहीं मिला पा रहा था। राजा राम जी स्टेज से उतरकर आए और बैठ गए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। आज जितना सम्मान उन्हें मिल रहा था उसे देखकर सोनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। सागर ने सोनिया से बाहर जाकर कहा, सोनिया, हमें ऐसी जगह आने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं अपने पिता को खुद सड़क पर छोड़ आया था। आज मुझे अपने किए पर पछतावा है और मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम माफ़ी नहीं मांगना चाहती हो तो मत मांगो, लेकिन मैं भगवान के आगे क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मुझे पापा से माफ़ी मांगनी ही है, नहीं तो ज़िंदगी भर घुटता रहूँगा। सोनिया उसका चेहरा देखती रह गई। उसने तो उसको अपने पिता से दूर करने के लिए बहुत जतन किए थे, लेकिन आज सब फेल हो चुके थे। शर्मिंदा तो वह खुद भी थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। आखिरकार किस मुंह से कहती। सागर की नज़रों में गिरना नहीं चाहती थी। राजा राम जी लौट चुके थे और सागर ने उनके जाने के बाद उनका पता ले लिया और शाम को ही वहाँ सोनिया के साथ जा पहुँचा। सामने उसे देखकर राजा राम जी ने कहा, मुझे पता था कि तुम आओगे, लेकिन मैंने वहीं कह दिया था कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तो अब माफ़ी के अलावा क्या लेने आए हो। सागर नज़र झुका कर खड़ा था और सोनिया की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद आगे बढ़कर पैर पकड़कर दोनों ने माफ़ी मांगी, लेकिन देखा जाए तो माफ़ करने के लिए राजा राम जी का दिल राजी ही नहीं था। उनके
कारण बहुत बुरे दिन देखे थे, बहुत बुरा समय बिताया था, जिसने कभी पिता के दर्द की पुकार नहीं सुनी और पिता को बेदर्दों की तरह मारते थे, जिसे भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। दोनों गिड़गिड़ाते रहे लेकिन माफ़ी नहीं मिली। सागर खूब रोया और पैरों में लिपट गया, लेकिन राजा राम जी ने एक शब्द बोलना भी गवारा नहीं किया। सागर ने कहा, पापा मुझे सच में बहुत पछतावा है, खुद से नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। लेकिन सागर और सोनिया 2 घंटे तक बैठे रहे और माफ़ी मांगते रहे, लेकिन राजा राम जी टस से मस नहीं हुए और उन्हें जाने को कह दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों जा सकते हो, मेरे बेटे बहू रोहन और कोमल हैं। तुम नहीं, वह मेरा खून तो नहीं, लेकिन इनसे इंसानियत का रिश्ता है। तुमसे अच्छे तो पराए हैं, तुम जैसी औलाद से तो ना होना ही अच्छा है। अब जाओ यहाँ से। उन्होंने दोनों को जाने को मजबूर कर दिया था और माफ़ नहीं किया। आज वह इस लायक थे कि उन्हें सागर पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं थी। आज राजा राम जी समाज के लिए प्रेरणा बन चुके थे। उनके हिम्मत और काम को देखकर सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। अब राजा राम जी आत्मसम्मान के साथ जीते थे, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो दोस्तों, कोमल और रोहन ने राजा राम जी के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।